यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। हम चर्चा कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी की और उसमें भी हम चैप्टर जो देख रहे हैं उसका नाम है नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशंट ग्रुप। ठीक है साहब, पिछली क्लास में हमने आपको नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप को इनवेरिएंट सब ग्रुप, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप, स्पेशल सब ग्रुप ऐसा बोलते हैं, ये बताया था। एबिलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ये बताया था। और नॉर्मल सब ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। कॉन्जुगेट सब ग्रुप किसे कहते हैं? एक्स एच एक्स इनवर्स हर एच का क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहलाएगा। हर अलग अलग एक्स लिखेंगे उससे अलग अलग जो है सेट बनेंगे, डबल कोसेट बोलते हैं इसे, और ये एच का क्या होगा? कॉन्जुगेट सब ग्रुप। अगर एच का हर कॉन्जुगेट सब ग्रुप एच के ही इक्वल आता है तो उसे सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहते हैं, ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था। फिर हमने नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। टाइप्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी को ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप और खुद जी को इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। और इन दोनों के अलावा अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। फिर डेड काइंड ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो उसे डेड काइंड ग्रुप। और ऐसा ग्रुप जिसके, ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो उसे हैमिल्टोनियन ग्रुप कहते हैं। क्यूएट इसका एग्जांपल, उसके तो सारे एबिलियन ग्रुप एग्जांपल होते ही हैं। ठीक है, फिर सिंपल ग्रुप जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो उसे सिंपल ग्रुप कहते हैं। क्वोशंट ग्रुप जी बाई एच पैटर्न वाला ग्रुप जहां एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी ऑपरेशन हो तो ऐसे ग्रुप को क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। अब क्वोशंट ग्रुप के एग्जांपल्स देखें। ठीक है, फिर ये फर्स्ट एग्जांपल, फिर ये फाइनाइट सेट के ऊपर सेकंड एग्जांपल, फिर ये थर्ड एग्जांपल नॉन एबिलियन ग्रुप के ऊपर क्वोशंट ग्रुप बनाया, फिर ये क्वार्टरनियन ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप बनाया, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल डाइहाइड्रल ग्रुप का जो है क्वोशंट ग्रुप बनाया, सिक्स्थ एग्जांपल इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z प्लस का बनाया, फिर सेवेंथ Zn का जो है जनरल एग्जांपल लिखा। ये तीन अलग अलग क्वेश्चन समझे जिससे कि आपको कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट, उनकी कार्डिनलिटी, उनका ऑर्डर, उन सब का आइडिया लगे। और ये आठवां एग्जांपल यूकेएन ओवर यूएन ओवर यूकेएन बताया, और यूएन ओवर यूकेएन का ऑर्डर या फिर यह जो ग्रुप है क्वोशंट ग्रुप वह यूएन के आइसोमॉर्फिक होता है, यूके सॉरी उसके। फिर ये एग्जांपल दिखाए आपको बहुत सारे, और यहां तक की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशंट ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, तो ध्यान से समझिए। पहला, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये पीछे ही बता चुके हैं नोट में, यहां पर भी। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन, और एबिलियन का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो साइक्लिक ग्रुप का भी हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। एवरी सब ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। जिस भी सब ग्रुप की ग्रुप में इंडेक्स, इंडेक्स कैसे देखते हैं? अगर जी फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। लेकिन अगर सर जी फाइनाइट नहीं है तो फिर, तो एच के जी में कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हैं? एच के जी में कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एन जेड वाला जो एडिशन ऑपरेशन के लिए जो ग्रुप है उसकी जेड में इंडेक्स एन होती है, ऐसे डिस्टिंक्ट एन कोसेट आएंगे। ठीक है, तो एवरी सब ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। Let H be a unique subgroup of group G of any particular order is always normal subgroup। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का किसी ग्रुप के पास एक ही सब ग्रुप हो, जैसे वन ऑर्डर का एक ही होता है, ग्रुप के ऑर्डर का खुद वो भी एक ही होता है, तो ये हमेशा क्या होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप। और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का ग्रुप के पास एक ही सब ग्रुप आ रहा है तो भी वो क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अगेन नॉर्मल सब ग्रुप। दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी फिर से क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर एच जी का सब ग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और यदि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स हो। ठीक है साहब, क्योंकि इसी को ये लिख सकते हैं, इसका मतलब सेल्फ कॉन्जुगेट, सेल्फ कॉन्जुगेट की दूसरा नाम नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसको ये लिखो या ये लिखो, नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा। और इसी का मतलब है सेल्फ कॉन्जुगेट हो। ठीक है साहब, अगर एच सेल्फ कॉन्जुगेट है या ऐसा है तो एच क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। उससे पहले एच क्या होना चाहिए? जी का सब ग्रुप तो होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सब ग्रुप तो कंपलसरी है।
एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप बट नॉट कन्वर्सली, लेकिन हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है साहब। इन एबिलियन ग्रुप एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज सब ग्रुप एंड वाइस वर्सा, है ना। एबिलियन ग्रुप में तो हर सब नॉर्मल सब ग्रुप होता है और सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है इसलिए। नॉन एबिलियन में सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर लेट G बी द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ XH इज इक्वल टू HX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H। इस बार ये हर एक एलिमेंट भी इक्वल है, तो ये तो दो सेट इक्वल थे, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, इन्हीं दोनों सेट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है सारे के सारे। तो जब दोनों सेट के एलिमेंट्स ही इक्वल है तो दोनों सेट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये थोड़ी और ज्यादा बृहद जो है, ज्यादा डिस्क्राइब्ड जो है डेफिनेशन है। अगर इस XH का हर एलिमेंट XH होता है, इसका हर एलिमेंट HX होता है, तो पहले हम H में अगर 1 ले रहे हैं तो 1 1 वाले दोनों बराबर 2 ले रहे हैं, तो 2 2 से जो बन रहा है वो बराबर 3 3 से। तो इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, सभी एलिमेंट इसके पहले, इसके दूसरे, इसके तीसरे सभी एलिमेंट के बराबर है, तो दोनों सेट तो इक्वल आ ही जाएंगे। इसमें दोनों सेट इक्वल है, पहला पहले के दूसरा दूसरे के बराबर है ऐसा जरूरी नहीं है, पर पूरे सेट इक्वल आ रहे हैं। इसमें सेट तो ठीक है, एलिमेंट्स भी सारे इक्वल है। समझ आ रही? तो ये भी एक्चुअल में इसी का पर्टिकुलर केस है। तो इनमें से कुछ भी दिखे हमेशा HG का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। जैसे विद्वानों A3S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है इफ एंड ऑनली इफ नहीं है, बाकी सब में इफ एंड ऑनली इफ था, ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसा हमेशा होगा जरूरी नहीं, इनमें हमेशा होगा दोनों तरफ। जैसे A3S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन उसमें HX और HX बराबर नहीं है, 1 2 1 2 3 और 1 3 1 2 3 और 1 2 दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि सेट ऐसे बराबर आ जाएंगे लेकिन हर एलिमेंट बराबर नहीं आएंगे। समझ आ रही है? तो ये सिर्फ इफ है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं? A non-abelian group can have each of its subgroup as the normal subgroup। एक नॉन एबिलियन ग्रुप के भी सारे सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप हो सकते हैं। नॉन एबिलियन ग्रुप के भी, क्वार्टरनियन ग्रुप है उसके सारे सबग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल सबग्रुप होते हैं। S3 के तो नहीं है ना, पर किसी एक नॉन एबिलियन ग्रुप के भी सारे सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप हो सकते हैं। एबिलियन ग्रुप के तो सारे सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप होते ही हैं, लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप के भी सारे सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप हो सकते हैं। क्वार्टरनियन ग्रुप, हाँ हैमिल्टनियन ग्रुप सारे जो हैं वह इसमें आ जाएंगे। ठीक है। एवरी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हैज एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सबग्रुप्स। जिस भी ग्रुप का ऑर्डर 2 से बड़ा या बराबर है उसके 100% 2 नॉर्मल सबग्रुप तो आएंगे ही, एक आइडेंटिटी वाला और एक G खुद। तो हर सब ग्रुप के 2 नॉर्मल सबग्रुप तो होते ही होते हैं। बात समझ आ रही है? फिर अगला, द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अगेन नॉर्मल सबग्रुप। 2 नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन तो नॉर्मल सबग्रुप होता है, 200 नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप आएगा, और 2 लाख नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप आएगा। इसका मतलब ये है द फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी कि कितने भी नॉर्मल सबग्रुप लीजिए उनका सभी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी फिर से क्या आता है, नॉर्मल सबग्रुप आता है। If H and K are 2 normal subgroups of a group G, then HK is also normal subgroup of group G. The product of 2 normal subgroup is again normal subgroup। 2 normal subgroup का प्रोडक्ट फिर से क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है। ये प्रूव कर रखा है। That H is normal subgroup, K is normal subgroup, तो X H X इनवर्स H में भी होगा, X H X इनवर्स K में भी होगा। फिर H इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी है, लेट कोई K में ले लिया तो K G में होगा, तो H और KH बराबर आ जाएगा, तो H के G का क्या हो जाएगा, सबग्रुप हो गया। अगर कोई सबग्रुप है तो फिर नॉर्मल सबग्रुप के लिए X H X इनवर्स चाहिए, तो H के X G में H के में लिया तो X H के X इनवर्स, इसको X H X इनवर्स X के X इनवर्स, और इस आगे वाला H में पीछे वाला K में ऊपर दे रखा है, तो इस वजह से ये H के में आ जाएगा, तो H के नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये प्रूव कर रखा है, थ्योरम है पूरा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सबग्रुप इज अगेन नॉर्मल सबग्रुप, राइट। हालांकि ये सब थ्योरम ही होती हैं, इन सभी को प्रूव जीवन में आपको करना होता है, पर यहाँ समय कम होता है इसलिए हम सभी के प्रूव नहीं देख रहे हैं। बात समझ आ रही है? A subgroup H of a group G is a normal subgroup of group G if and only if every left coset of H is equal to right coset of H in G।
अगर लेफ्ट कोसेट मतलब XH, राइट कोसेट मतलब HX। अगर हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के क्या आता हो, इक्वल आता हो, तो हम H को G का क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी को लैंग्वेज में लिख दिया है, XH इज इक्वल टू HX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो H नॉर्मल सब ग्रुप और H नॉर्मल सब ग्रुप, तो ऐसा भी होता है। तो इफ एंड ओनली इफ है, समझ आ रहा है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी, इस पीछे वाली प्रॉपर्टी नंबर जो है 6th को ही थोड़ा अलग स्टाइल में लिख रखा है। H इज सब ग्रुप, H इज नॉर्मल सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ XH इज इक्वल टू HX, राइट। A subgroup H of a group G is a normal subgroup of group G if and only if the product of two left or right cosets of H in G is again left or right cosets of H in G। ये भी अच्छी बात है। HA into HB is equal to HAB, कोई भी right coset के प्रोडक्ट आ जाए। HX into HY is equal to HZ, तो दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट फिर से राइट कोसेट, या दो लेफ्ट कोसेट का प्रोडक्ट फिर से लेफ्ट कोसेट आ रहा हो, तो भी HG का क्या हो जाता है, नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है, इफ एंड ओनली। और नॉर्मल सबग्रुप होगा तो ऐसा भी आएगा ही आएगा। A normal subgroup H of a group G always commutes with the every complex of the group G। जो नॉर्मल सबग्रुप होता है वह हमेशा क्या करता है, उस G के हर एक कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। सॉरी, ये दिख रहा है ना आपको। तो इसमें हर कॉम्प्लेक्स में G के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो ये G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है, तो G के कुछ कुछ एलिमेंट्स को लेके भी क्या कर देगा, ये कम्यूट कर देगा। तो इसलिए एक नॉर्मल सबग्रुप है वह किसके साथ कम्यूट करता है, G के सभी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। मतलब अगर K कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स समझते हैं, नॉन वॉइड सबसेट, ठीक है, सिर्फ नॉन वॉइड सबसेट, सब ग्रुप नहीं, कोई G का नॉन वॉइड सबसेट हो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो K अगर सिर्फ नॉन वॉइड सबसेट है, H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो HK इज इक्वल टू KH आएगा। बात समझ आ रही है। ऐसा एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। वही 2p ऑर्डर के धरती पे दो ग्रुप होते हैं, है ना। 2p ऑर्डर के कौन कौन से होते हैं, Z2p और एक DP, राइट। तो 2p ऑर्डर का जो भी ग्रुप है उसका क्या होगा, हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, उस p, उसका p ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा। क्यों, क्योंकि जो p ऑर्डर का सब ग्रुप होगा उसकी इंडेक्स कितनी आएगी, 2, और 2 इंडेक्स के सब ग्रुप को क्या कहते हैं, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल जो है 2p ऑर्डर का कोई भी ले लिया, z बराबर z2, इस प्रकार से होता है। अगर ऑर्डर ऑफ G 2p है देन आइदर G Z2p होगा या फिर G DP होगा। तो अगर G Z2p है या DP है, दोनों ही केस में इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं p ऑर्डर के। इसका तो p ऑर्डर का होगा ही साइक्लिक सब ग्रुप एक यूनिक, इसका भी p ऑर्डर का सारे रोटेशन वाला नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो दोनों के हमेशा क्या होंगे, p ऑर्डर के एक एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होंगे। The center of any group G is always normal subgroup of group G। सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, इस G के सभी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स का सेट, इस G के सभी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सेट, जो सेल्फ कॉन्जुगेट हो वो उस एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट के साथ, या फिर ऐसा G का एलिमेंट जो G के सभी एलिमेंट के साथ क्या करता हो, कम्यूट करता हो, कुछ भी कहें। तो ये सेंटर ऑफ ग्रुप G याद रखना है, हमेशा G का नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज सब ग्रुप। नॉर्मलाइजर हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा सब ग्रुप भी होता है और नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ये याद रखना है। इफ A is any non-empty subset of group G, then Na is subgroup of group G, ठीक है। Na is equal to G if and only if A is normal subgroup of G provided A is subgroup of G। A G का सबग्रुप हो और Na A का नॉर्मलाइजर अगर G के बराबर आ जाए तो A नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा, और अगर A नॉर्मल सबग्रुप है तो A का नॉर्मलाइजर G के इक्वल ही आता है। और हमेशा नॉर्मलाइजर G का सबग्रुप होता है, नॉर्मल सबग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है, ठीक है। नॉर्मलाइजर सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या होता है, G के वे एलिमेंट जो G के सभी एलिमेंट के साथ क्या करते हो, कम्यूट करते हो। लेकिन नॉर्मलाइजर होता है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। जैसे नॉर्मलाइजर ऑफ स्मॉल a लिखा हुआ है,
तो ए के साथ जी के जो जो एलिमेंट कम्यूट करेंगे वो नॉर्मलाइजर कहलाएगा। तो नॉर्मलाइजर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाला कोई एलिमेंट है तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप में होगा। बात समझ आ रही है? और नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है? को जी का वे एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करें बस, ठीक है, उसे नॉर्मलाइजर कहते हैं। नॉर्मलाइजर हमेशा सब ग्रुप जरूर होता है जी का, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप जी सब ग्रुप भी होता है और नॉर्मल सब ग्रुप भी। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है, K नॉर्मल सब ग्रुप है, दोनों का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, तो HK इज इक्वल टू KH जरूर होता है। HK इज इक्वल टू KH मतलब कैपिटल H कैपिटल K का जो हर एलिमेंट होगा वो कैपिटल K कैपिटल H वाले हर एलिमेंट के इक्वल आता है। बात समझ आ रही है? बशर्ते नॉर्मल सब ग्रुप और इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी हो, ये ध्यान में रखना है। लेट G बी अ ग्रुप एंड A G का कोई एलिमेंट है, तो A से जनरेट होने वाला सब ग्रुप हमेशा नॉर्मलाइजर ऑफ A का क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। That is a subgroup of group G generated by A is the normal subgroup of a normalizer of A. सर जरा एक आधे नॉर्मलाइजर निकाल के बताओ। कोई क्वार्टरनियन ग्रुप ले लिया Q8, A ले लिया आयोटा या I, इसका एलिमेंट Q8 में होता है ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K, I ले लिया। तो अब इस I से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन होगा? तो I की पावर 1 से I की पावर 2 से -1, I की पावर 3 से -I और I की पावर 4 से 1। ठीक है, तो ये चार तो हो गए इस आई से जनरेट होने वाले एलिमेंट। अब हम देखते हैं इस आई का नॉर्मलाइजर Q8 के कौन कौन से एलिमेंट है जो आई के साथ कम्यूट होते हैं। तो 1 इंटू आई इंटू 1 बराबर आएगा, -1 इंटू आई इंटू -1 बराबर आएगा, आई इंटू ए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वही वाला पैटर्न। आई इंटू माइनस आई और माइनस आई इंटू आई दोनों भी सेम होते हैं। समझ आ रही है? लेकिन आई इंटू जे के होगा और जे इंटू आई माइनस के होगा, तो बराबर नहीं है। आई इंटू के माइनस जे होगा और के इंटू आई प्लस जे होगा, तो ये भी बराबर नहीं है। बात समझ आ रही है? तो क्वार्टरनियन ग्रुप में हमने बताया आपको आई डॉट जे के होता है, जे डॉट के आई होता है, आई डॉट के माइनस जे होता है, ऐसा है ना। तो उस वजह से देख पा रहे हैं कि ये चारों क्या करेंगे? आई के साथ कम्यूट करेंगे और आई से जनरेट होने वाले भी ये चारों, ये मतलब ये इसके बराबर ही आ गया, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप तो बोल ही सकते हैं। जी खुद जी का क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो आई से जनरेट होने वाला, अगर सपोज ए मैंने -1 लिया, ठीक है साहब, ये दिखाने के लिए कि नॉर्मलाइजर और ये जो जनरेट होने वाला ग्रुप है वो दोनों सेम नहीं आएंगे, इसमें तो इत्तेफाक से सेम आ गए, तो हमने और लिया नया है। सपोज ए ले लिया -1 Q8 का, अब -1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या बनेगा? -1 की पावर 1 से -1, -1 की पावर 2 से +1, फिर 3 से -1, 4 से +1, -1 +1, -1 +1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो -1 से तो कौन जनरेट होगा? सर नॉट नॉर्मल इंप्लाइज नॉन एबिलियन, नॉट नॉर्मल इंप्लाइज नॉट एबिलियन होता है सर। हाँ सर, नॉट नॉर्मल इंप्लाइज नॉट एबिलियन ऐसा नहीं होता है। Q8 नॉट एबिलियन, बट इसके तो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ना। देखिए नॉन एबिलियन ग्रुप के भी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एवरी एबिलियन ग्रुप हैज every subgroup of abelian group is always a normal subgroup, है ना। एबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें इफ देन वाला बात कहीं पे भी नहीं है। यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर इसको इफ देन में कन्वर्ट करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, इफ H बी एनी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप G, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप। बात समझ आ रही है? अगर H क्या है? G का क्या है? एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप है, तो H क्या होगा? 100% एबिलियन होगा, बट नॉट कन्वर्सली। H अगर G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो G एबिलियन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नॉन एबिलियन ग्रुप के भी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये हमारा क्वार्टरनियन ग्रुप है, इसके सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, है ना। तो इसलिए एबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, लेकिन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर कोई H नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है कि सर H नॉर्मल नहीं है तो क्या आप G एबिलियन नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। मतलब अगर H एबिलियन, अगर H सब ग्रुप है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है,
तो ये तय है कि जी एबिलियन नहीं होगा, क्योंकि अगर जी एबिलियन हुआ तो उसका हर सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हो सकता है आप ऐसी कुछ बात बोलना चाह रहे हैं, अगर H सब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो H जिसका सब ग्रुप है वो ग्रुप एबिलियन नहीं होगा, क्योंकि एबिलियन होता है तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब वो ग्रुप जिसका वो सब ग्रुप है वो नॉर्मल एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि एबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप के भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, राइट। अब जैसे हमने -1 लिया तो -1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप 1 -1, लेकिन -1 का नॉर्मलाइजर -1 के साथ Q8 के कौन कौन से एलिमेंट कम्यूट करते हैं, 1 -1 1 -1 और -1 1 बराबर होगा, -1 -1 और -1 बराबर होगा, I -1 और -1 I बराबर ही होगा, J -1 और -1 J बराबर ही होगा, K -1 और -1 K बराबर ही होगा। Q8 के सभी एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो इसका नॉर्मलाइजर तो Q8 आ रहा है, लेकिन इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप सिर्फ 1 -1 है। और ये क्या इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है? बिल्कुल होता है। Q8 के तो सभी सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। बात समझ आ रही है? किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के भी सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, Q8 उसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? तो बात समझ आई ऊपर वाली प्रॉपर्टी कि किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप उस एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात। फिर आगे देखिए, लेट ZG बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप G। ZG जो है वह क्या है? ग्रुप G का सेंटर है। एंड इफ एनी A बिलोंग्स टू ZG, और A अगर सेंटर ऑफ ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, देन अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय A इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अगर A ZG में बिलोंग कर रहा है तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप पूरा का पूरा क्या होता है? G के इक्वल होता है। अगर कोई एलिमेंट G में बिलोंग कर रहा है तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप पूरा का पूरा G के इक्वल आता है, और अगर उसका नॉर्मल सब ग्रुप G के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। पहले भी बताया है और अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि उस A से जनरेट होने वाला सब ग्रुप G का क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ये A जो है किसका एलिमेंट है? सेंटर ऑफ ग्रुप का। अगर A सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट नहीं है तो A से जनरेट होने वाला किसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है? Na का। A के नॉर्मलाइजर का नॉर्मल सब ग्रुप तो ये A से जनरेट होने वाला होता ही है, लेकिन अगर जो ये A किसी ग्रुप के सेंटर ऑफ ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इस A से जनरेट होने वाला सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। अगर N फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है ग्रुप G का, देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप H ऑफ N इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, फिर से समझिए, अगर N जो है वह क्या है? फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप H ऑफ N इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मतलब कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का कोई फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है, तो उस साइक्लिक सब ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे उस ग्रुप G के क्या होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। लेट N बी अ फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहे, देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ N विल बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। जैसे Q8 का यह एक प्रॉपर फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है, हालांकि ये तो खुद भी नॉर्मल सब ग्रुप है इंडेक्स 2 की वजह से, लेकिन फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप जरूर है। तो अब इसके जो जो भी सब ग्रुप होंगे, सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी 1 -1, ये इसके प्रॉपर 1 -1 इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, तो ये इस Q8 का ये भी क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कोई किसी ग्रुप का एक साइक्लिक सब ग्रुप अगर हमें दिख जाए तो उस साइक्लिक सब ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो उस मेन ग्रुप G के क्या होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप आएंगे। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर मस्ट हैव अ नॉन ट्रिवियल सेंटर। कोई भी प्राइम पावर ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके सेंटर में एक से ज्यादा आदमी ही होंगे, तय है। क्योंकि अगर वो खुद प्राइम नंबर की पावर 1 है तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन ग्रुप का सेंटर पूरे ग्रुप के बराबर होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप, क्योंकि G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएंगे, है ना, तो एबिलियन ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप के इक्वल होता है,
तो अगर p की पावर 1 हुआ तो ये साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक मतलब एबिलियन, और एबिलियन ग्रुप का सेंटर पूरा का पूरा ग्रुप के इक्वल होगा। लेकिन अगर p की पावर 1 नहीं हो, p की पावर 2 हो, तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन, और एबिलियन ग्रुप का नॉर्मल, एबिलियन ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप के इक्वल होता है। समझ आ रही कि ना रही? और ग्रुप का ऑर्डर वैसे भी 1 से बड़ा है, प्राइम नंबर की पावर 2 है। समझ आ रही कि ना रही? अगर प्राइम नंबर की पावर 3 हो, देन द सेंटर ऑफ ग्रुप हैज एटलीस्ट p एलिमेंट्स, उसमें p एलिमेंट जरूर होंगे। ये फॉर्मूला है। p क्यूब ऑर्डर के ग्रुप में सेंटर ऑफ ग्रुप में p एलिमेंट्स होते हैं, तो भी प्राइम नंबर 1 नहीं होता, इसका मतलब 1 से ज्यादा ही आएगा। तो कोई भी केस बने, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में है, आइदर पावर 1, आइदर 2, आइदर 3 और एनीथिंग एल्स, तो क्या होता है, आपका जो ग्रुप है उसके सेंटर में 1 से ज्यादा एलिमेंट होगा, मतलब सेंटर ट्रिवियल नहीं होगा। बात समझ आ रही है? एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब ऑलवेज हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, उसके पास p ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होता है। p क्यूब ऑर्डर के ग्रुप के पास p ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा, उसके सेंटर में ही p एलिमेंट होंगे, और सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो p क्यूब ऑर्डर के ग्रुप के पास सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? p। p स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप के पास सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है, उसके सेंटर ऑफ ग्रुप में कितने हैं? तो p स्क्वायर एलिमेंट होंगे, क्योंकि p स्क्वायर ग्रुप क्या होता है? एबिलियन, एबिलियन ग्रुप के सेंटर में पूरा ग्रुप होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कोई प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप है, उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? प्राइम सारे नंबर आ जाएंगे, प्राइम है तो उस सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इफ G इज एन एबिलियन ग्रुप देन G by ZG इज साइक्लिक। ठीक है, एंड कन्वर्सली, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, G by ZG इज साइक्लिक implies and implied by G is abelian। अगर G एबिलियन है तो एबिलियन के सेंटर में कितना क्या होगा? पूरा ग्रुप आ जाएगा, और G by G सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी, वो तो साइक्लिक ही होता है ना? और अगर G by ZG क्या है? साइक्लिक है, तो G क्या होता है? एबिलियन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, G by ZG is cyclic if and only if G is abelian। if and only if है, दोनों तरफ से बात होती है, ध्यान से समझना। इसमें मेन तो प्रॉपर्टी है कि G by ZG is cyclic implies G is abelian, प्रॉपर्टी असल तो ये है। लेकिन अगर G एबिलियन हुआ तो G by ZG में एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि ZG पूरा G के इक्वल आ जाएगा, तो G by G सिंगलटन सेट ऑफ 1, और 1 ऑर्डर का तो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता ही है। समझ आ रहा है? तो इफ एंड ओनली इफ वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है साहब, इससे इंपॉर्टेंट ग्रुप थ्योरी में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम्स को छोड़ दी जाए तो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। G by ZG भी यहाँ क्वेश्चन भी करा रखे होंगे। ये देखो, ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है, इसके जैसे ही आगे और भी क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगर किसी ग्रुप G का ऑर्डर PQ है, where P and Q are prime numbers such that P is less than Q and G is non-abelian group, देन सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा। ग्रुप क्या है? प्राइम, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के ऑर्डर का ग्रुप है, और उसमें P क्या है? Q से छोटा है, तो G क्या होगा? और G साथ में नॉन एबिलियन ग्रुप भी है, तो उस G के सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे 2 into 3 6 ऑर्डर का ग्रुप S3, उसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है। 2 into 5, ठीक है, 10 ऑर्डर का D5, उसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है। 2 into 7 D7, D7 के सेंटर में बताया ना, DN के सेंटर में या तो एक या दो होते हैं। अगर DN में N ऑड है तो सेंटर में एक ही एलिमेंट होगा, और N इवन है तो सेंटर में दो एलिमेंट होते हैं। तो D5, D7, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? D11, इन सभी के सेंटर में एक ही एलिमेंट होगा, और 2 into P ऑर्डर के हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? P into Q 15 ऑर्डर का ग्रुप, हालांकि वो नॉन एबिलियन होता नहीं है। अगर नॉन एबिलियन हो उस ऑर्डर का ग्रुप, तो उसके सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा। 15 ऑर्डर का ग्रुप तो हमेशा एबिलियन होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। 15 ऑर्डर का धरती पे ही ग्रुप एक ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कर रखा है, अच्छा प्रूव करके दिखा रखा है कि सेंटर में एक ही एलिमेंट होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी और क्यू अलग अलग प्राइम नंबर है, एक छोटा एक बड़ा है,
जी नॉन एबिलियन ग्रुप है, इतना भी हमने मान लिया। देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, जी सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप में या तो A1 या P या Q या P इंटू Q एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि PQ के अंदर इन्हीं 4 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब इस सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर या तो 1 या P या Q या PQ हो सकता है। हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर PQ है, ठीक है। अगर PQ ऑर्डर का यह ग्रुप है और यह ग्रुप G के ऑर्डर के बराबर है, अगर सेंटर ऑफ ग्रुप पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर आ जाए तो G एबिलियन होता है, और G एबिलियन है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, हमारा तो G नॉन एबिलियन है। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर PQ तो नहीं हो सकता। तो इन 4 में से एक तो कट गया, अब बच गए 3। माना कि सेंटर ऑफ ग्रुप P क्या है, G का ZG में P एलिमेंट है। अगर ZG में P एलिमेंट है तो G बाई ZG में PQ बाई Q यानी कि Q एलिमेंट आएंगे, और Q एलिमेंट का ग्रुप तो हमेशा साइक्लिक होता है। G बाई ZG इज आइसोमॉर्फिक टू ZQ, Q ऑर्डर का है, ZQ के तो साइक्लिक है, और G बाई ZG साइक्लिक, तो G क्या होता है, एबिलियन, और G एबिलियन है नहीं, हमारे तो G नॉन एबिलियन दे रखा है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रुप में P एलिमेंट भी नहीं हो सकते हैं, तो P भी फॉल्स हो गया। Q लिए, सेंटर ऑफ ग्रुप में Q एलिमेंट लेंगे तो G बाई ZG, ऑर्डर ऑफ G बाई ZG PQ बाई Q, Q से Q हट गया P, P मतलब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो साइक्लिक, और G बाई ZG साइक्लिक तो G एबिलियन, लेकिन G तो नॉन एबिलियन दे रखा है, मतलब Q भी पॉसिबल नहीं है। तो P Q और PQ ग्रुप का ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर कोई PQ ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप है जहां P और Q प्राइम है, दोनों अलग अलग प्राइम है, तो 100% ठीक है, उनके सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये प्रूव किससे किया, G बाई ZG इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज एबिलियन वाली इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूव कर लिया। फिर अगला देखिए, द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप G बाई ZG कैन नेवर बी ए प्राइम नंबर। G बाई ZG का ऑर्डर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। सर क्यों? क्योंकि अगर G बाई ZG का ऑर्डर प्राइम हुआ तो प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक, तो ये ग्रुप साइक्लिक, और G बाई ZG साइक्लिक तो G एबिलियन, और G एबिलियन तो सेंटर ऑफ ग्रुप में G होगा, तो G बाई G तो 1 आएगा, और 1 कभी प्राइम हो नहीं सकता है। कुछ समझ आया मैं क्या बोला? घुमा फिरा के वापिस बात पहले बढ़ रही कि नहीं? माना कि G बाई ZG का ऑर्डर प्राइम है, तो अगर ये प्राइम है तो प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक, ये साइक्लिक तो G बाई ZG साइक्लिक होता है तो G एबिलियन, G एबिलियन होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप G के इक्वल होता है, तो अगर ये G के इक्वल है तो G बाई ZG का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हम इसका ऑर्डर क्या लेके चले हैं, प्राइम, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। 1 तो कभी प्राइम होता नहीं है, इसका मतलब G बाई ZG का ऑर्डर प्राइम हो नहीं सकता, लेके चलेंगे तो गड़बड़ आ जाएगी, गणित गलत हो जाएगी। समझ आ रही ना? द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप G बाई ZG कैन नेवर बी PQ। G बाई ZG का ऑर्डर PQ भी नहीं हो सकता है। क्यों सर? जहां PQ से छोटा हो और PQ माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता हो, ठीक है, जहां PQ से क्या हो, छोटा हो, और PQ माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता हो। क्यों सर? क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी लग रही हो ना, किसी ग्रुप का ऑर्डर PQ हो और उसमें ये प्रॉपर्टी लग रही हो, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी है। If order of group G is PQ, where P and Q both are prime numbers, P is less than Q and P does not divide Q minus 1, अगर ऐसा हो रहा हो, रट लो, तो PQ ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। सर ऐसे कोई उदाहरण? बिल्कुल है, उदाहरण माई नहीं रहे हैं, दिखाओ सर कौन से हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर देखिए, पहला 15 ऑर्डर का ग्रुप 3 into 5, 3 into 5 है, 3 5 से छोटा है, 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1 है, तो 15 ऑर्डर का ग्रुप धरती पे हमेशा साइक्लिक होगा। इसीलिए 15 ऑर्डर का ग्रुप में क्या बोल रहा था, साइक्लिक ही होता है, एबिलियन ही होता है, नॉन एबिलियन तो होता ही नहीं है। सर और कोई अगला 33 ऑर्डर का 3 into 11, 3 और 11 दोनों प्राइम, 3 11 से छोटा प्राइम, 3 डज नॉट डिवाइड 11 माइनस 1, तो 33 ऑर्डर का ग्रुप भी हमेशा धरती पे क्या होता है, ओनली साइक्लिक ही होता है, एबिलियन ही होता है, नॉन एबिलियन होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? फिर 55 वाला तो 11 पंद्रह 55 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5 डिवाइड्स 11 माइनस 1, तो हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 65 ऑर्डर का ग्रुप बोल सकते हैं, 5 into 13 दोनों प्राइम, 5 डज नॉट डिवाइड 13 माइनस 1, तो 65 ऑर्डर का ग्रुप भी धरती पे क्या होगा,
साइक्लिक ही होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ रही? 35 ऑर्डर का ग्रुप बोल सकते हैं 5 into 7, 5 and 7 आर प्राइम नंबर, 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, तो 35 ऑर्डर का ग्रुप भी क्या होगा? साइक्लिक ही होगा। 21 नहीं बोल सकते बिकॉज 3 डिवाइड 7 - 1, 3 7 - 1 को डिवाइड कर देता है, इसलिए 21 ऑर्डर का तो नॉन एबिलियन ग्रुप आ जाएगा। समझ आ रही है? तो किसी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू नहीं हो सकता। जहां पर पी और क्यू प्राइम और पी डज क्यू - 1 को डिवाइड नहीं करता हो, ऐसा किसी ग्रुप का ऑर्डर नहीं आ सकता है। अगर ऐसा आ गया तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक। और ये ग्रुप साइक्लिक तो जी एबिलियन, और जी एबिलियन तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी के बराबर, तो जी बाई जी का ऑर्डर 1 आ जाएगा। और 1 कभी भी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब जी बाई जेड जी का ऑर्डर पी क्यू नहीं हो सकता है। ऐसा पी क्यू जहां पी डज नॉट डिवाइड क्यू - 1 हो, अगर पी क्यू से छोटा हो तो। समझ आ रही है? द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई जेड जी कैन नेवर बी नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप। ये कभी भी नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता है, मतलब इसका ऑर्डर प्राइम नहीं हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? नॉन ट्रिवियल साइक्लिक होने का मतलब क्या है? प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऊपर वाली बात को अलग स्टाइल से लिख दिया है। नॉन ट्रिवियल साइक्लिक का मतलब क्या है? 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का या 5 ऑर्डर का या फिर पी क्यू ऑर्डर का। वो भी दोनों बातें, ऊपर वाली दोनों बातें आ गई है ना। नॉन ट्रिवियल साइक्लिक नहीं होना चाहिए। वो हुआ तो नॉन ट्रिवियल साइक्लिक होते ही जी एबिलियन तो जेड जी में पूरा जी बाई जी 1, ठीक है। और हम तो नॉन ट्रिवियल बोल रहे हैं, तो 1 से ज्यादा ऑर्डर का बोल रहे हैं, विरोधाभास। अगर ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी 1 से बड़ा है तो जी बाई जेड जी कैन नेवर बी साइक्लिक, ये कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता है। तो नॉन ट्रिवियल बोलते ही ये क्या नहीं हो सकता? साइक्लिक हो नहीं सकता। समझ आ रही ना? क्योंकि अगर ये साइक्लिक हुआ तो जी एबिलियन तो जेड जी जी तो जी बाई जी 1, और हम बोल रहे हैं ग्रुप का ऑर्डर 1 से बड़ा है, तो ये साइक्लिक हो नहीं सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? A group G Z cross Z and its quotient group Z cross Z by this are not cyclic provided GCD of A and B are not equal to 1। अगर इस AB का GCD 1 नहीं है तो ये कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता है। अगर इस A और B का GCD 1 है तो इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप का इस Z क्रॉस Z के साथ जो क्वोशिएंट ग्रुप बनाएंगे वो क्या होगा? साइक्लिक होगा। बात समझ आ रही है? क्वोशिएंट ग्रुप तो बन जाएगा, कोई भी सब ग्रुप ले लो, चाहे GCD 1 हो या चाहे 1 ना हो, क्वोशिएंट ग्रुप तो बनेगा ही। क्योंकि ए बी से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, और सब ग्रुप एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, तो क्वोशिएंट ग्रुप तो हर बार आ जाएगा। लेकिन वो क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक तभी आएगा जब ए और बी का जीसीडी क्या हो? 1 हो। मतलब जेड क्रॉस जेड बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ। अब रही बात विद्वानों हमारी यहां पर, तो वह ध्यान से समझिए। हमारी यहां पर अलग अलग जो है बात हम करते हैं, गौर से समझिए। मैंने अलग अलग क्वेश्चन मन से बना बना के यहाँ पूछ रखे हैं विद्यार्थियों से, है ना। वो आपसे भी पूछ लेता हूं। अभी जितनी प्रॉपर्टी करी, और आपको सुन के ताज्जुब लगेगा, ये पूरे पेज पे जितनी प्रॉपर्टी है, इस पेज पे जो प्रॉपर्टी और प्रूफ था, वो ये सब इस प्रॉपर्टी की देन है। जी बाई जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज एबिलियन। समझ आ रहा है? इसी से सारी प्रूव हुई है। तो मतलब इस अकेली थ्योरम से ये इतनी थ्योरम प्रूव हो गई। और अब आपके सामने यहां पर बहुत सारे ग्रुप हैं, क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को निभाते सब कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। अगर जी का ऑर्डर 39 है, जी नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा? हो जाओ शुरू, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। 1 से लेकर 7 तक के जवाब दो विचार करते हुए। जल्दी जवाब दीजिए, 1 से लेकर 7 तक के, दिमाग लगाओ कुछ। पहले का जवाब आ गया, जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जी जो है वो 39 ऑर्डर का ग्रुप है, जी नॉन एबिलियन है, तो जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा? सेंटर ऑफ ग्रुप। हाँ जी साहब, क्या बोल सकते हैं?
देखिए, नहीं आइडिया लगा पा रहे हैं, मैं बताता हूं। Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा, भावेश कुमार जी कह रहे हैं Z1 के होगा। अब क्यों होगा? अगर Z1 के होगा तो, है ना, देखिए, माना कि ZG Z3 के आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ZG Z3 के आइसोमॉर्फिक है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे? 3। तो G बाई ZG में कितने एलिमेंट आएंगे? 13। और G बाई ZG में 13 प्राइम साइक्लिक जी एबिलियन, जी एबिलियन तो सेंटर में तो 39 एलिमेंट होंगे, और हम तो 3 लेके चल रहे हैं। विरोधाभास, गलत। समझ आ रहा कि नहीं? सभी में थ्योरम एक ही लगनी है। कौन सी वाली? G बाई ZG इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज एबिलियन। मान लिया सेंटर में 13 एलिमेंट है, G बाई ZG में 13/39, 3 3 प्राइम साइक्लिक, G बाई ZG साइक्लिक, G एबिलियन, G एबिलियन तो सेंटर में 39 होंगे, 13 नहीं हो सकते, तो गलत। माना सेंटर में 39 है, अगर सेंटर में 39 एलिमेंट है और ग्रुप का ऑर्डर भी इतना ही है, तो G तो एबिलियन होता है, लेकिन G तो नॉन एबिलियन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? खेल खत्म हो गया। तो ये सेंटर ऑफ ग्रुप सिर्फ Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा। अब लगाओ दिमाग बाकी सब में, अब आपको ही लगाना है, और हर एक के आंसर अपने पेज पे लिख के रखो फुर्ती से, और मुझे बताओ। मैं आ रहा हूं, इन सब के आंसर अब आपको बताने हैं कि सर सेकंड का आंसर ये होगा, थर्ड का ABCD ऐसे ही बता दो खाली। आप तो ABCD ऐसे ही बता दीजिए। थ्योरम इतना मैं खुलासा कर चुका हूं, G बाई ZG लग रही है लगभग सब में, है ना, बाकी मैंने ढंग से देखे नहीं है, पर सब में ABCD ABCD ऐसे ऐसे। इनको बताना है ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, है ना, सत्य या असत्य कथन, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। चलिए, सब 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले हैं, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए करो सॉल्व जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, ठीक है। शानदार प्रॉपर्टी है, जानदार।
क्या क्या आंसर निकाले हैं? फोर्थ का ट्रू है, थर्ड का ट्रू है, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का ए, सी सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का बी, सिक्स का बी, इनका बी बी, और इस फिफ्थ का, फिफ्थ नहीं आया, फिफ्थ का सी बता रहे हैं ऑनलाइन से भावेश कुमार, और फोर्थ, थर्ड फोर्थ ट्रू ट्रू। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही वैसे लिख दिए थे, बाकी आंसर थे ये। क्वेश्चन तो इतना था अंकित क्या आइसोमॉर्फिक हैं ऐसा, इसमें तो कोई, और सेकंड का, सेकंड का सी, तो सेकंड का सी बता रहे हैं कि सेकंड का सी होगा। चलिए देखते हैं। और सेवेंथ का ऑनलाइन में जवाब नहीं आया। चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए। ये जैसे किया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 55, मेरा आपको बताया ना 55 ग्रुप का तो साइक्लिक होता है, बताया ना पीक्यू ऑर्डर का ग्रुप है, पीक्यू ऑर्डर का ग्रुप जहां पर पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम 5 और 11 पर 5 डिवाइड्स 11 होता -1 होता है, तो अभी तो यहाँ कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए जेड जी कैन बी आइसोमॉर्फिक टू, जेड 5 के लेंगे तो 55/5 11 साइक्लिक, प्राइम मतलब साइक्लिक, तो एबिलियन। ठीक है साहब, और एबिलियन होगा तो सेंटर में फिर 5 एलिमेंट आ नहीं सकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में 11 लिए तो 5 प्राइम एबिलियन, एबिलियन तो सेंटर में एक एलिमेंट आएगा, ये भी हो नहीं सकता। 55/55 एक, एक तो पूरा सेंटर इतना कब होता है, जब ग्रुप एबिलियन होता है, तो सेंटर में इतने एलिमेंट आएंगे, तो सेंटर फिर 55 कैसे होगा, है ना, नहीं हो सकता है ना। अगर जो ग्रुप हम क्या ले लें, सेंटर में ये एलिमेंट ले लें तो कोई तकलीफ नहीं, है ना। अगर सेंटर में इतने एलिमेंट हैं तो 55 वन सेंटर में वन, वन मतलब एबिलियन, एबिलियन तो सेंटर में पूरे एलिमेंट आएंगे, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और अगर हमने वन लिया सेंटर के अंदर, अगर ये कोई क्या हुआ, नॉन एबिलियन ग्रुप हुआ 55 ऑर्डर का, है ना, अगर जो ये 55 ऑर्डर का क्या हुआ, नॉन एबिलियन ग्रुप हुआ, तो इसके सेंटर में क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, 55 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है साहब, क्या 55 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप हम बना सकते हैं, है ना, तो 3 × 7 21 का बना सकते हैं, तो 5 × इसका भी बना सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में कैन बी आइसोमॉर्फिक टू, समझ में आ रही है, किस किस के आइसोमॉर्फिक हो सकता है ऐसा पूछा है। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा भीमसेन जी, स्वागत अभिनंदन, है ना। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या क्या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एबिलियन ग्रुप होगा तो Z55 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा सेंटर, और अगर ये नॉन एबिलियन ग्रुप हुआ तो सेंटर में ओनली वन एलिमेंट होगा। बात समझ आ रही है, है? ठीक है, सेंटर में ओनली क्या होगा, एक ही, अगर नॉन एबिलियन ग्रुप है तो सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। नॉन एबिलियन ग्रुप यानी कि अगर हमने कैसा ले लिया, जैसे कोई परमुटेशन ग्रुप ले लिया, है ना, ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं इसके सेंटर में वन, तो क्या होगा, Z55 G/ZG 55 ऑर्डर का कोई नॉन एबिलियन ग्रुप होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और अगर एबिलियन हुआ तो फिर वो Z55 के आइसोमॉर्फिक आएगा। 30 ऑर्डर का ग्रुप है, सेंटर में 5 है, तो 30/5 क्या आएगा, 6। अब 6 ऑर्डर का ग्रुप 2 होते हैं, या तो Z6 या S3। अगर मैं Z6 लेता हूं तो प्राइम यानी साइक्लिक यानी एबिलियन, तो जी एबिलियन तो सेंटर ग्रुप में 30 आएंगे, 5 नहीं आ सकते हैं, तो एबिलियन होगा नहीं, इसका मतलब नॉन एबिलियन ग्रुप ही आएगा 6 ऑर्डर वाला, तो 6 ऑर्डर वाला नॉन एबिलियन ग्रुप S3। अगर 20 है, 5 है, तो 4 ऑर्डर का क्वोशिएंट ग्रुप G/ZG क्या आएगा, 4 ऑर्डर का ग्रुप आएगा। और अब इस 4 ऑर्डर के ग्रुप की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, अगर साइक्लिक हुआ Z4 तो साइक्लिक तो जी एबिलियन तो सेंटर ऑफ ग्रुप में 30 आएंगे, 20 आएंगे, 5 एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इसका मतलब नॉन एबिलियन ही आएगा, तो नॉन साइक्लिक, सॉरी, है ना, तो नॉन साइक्लिक के साथ भी गड़बड़ है, ये K4 के आइसोमॉर्फिक भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है साइक्लिक, या अगर G/ZG एबिलियन है तो जी एबिलियन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है, G/ZG साइक्लिक है तो जी एबिलियन होता है, तो नॉन साइक्लिक चाहिए तो K4 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। बात समझ आ रही है,
एबिलियन है तो चलेगा, एबिलियन से जी को एबिलियन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जी बाई जेड जी अगर साइक्लिक हो तो जी एबिलियन हो जाएगा, और जी एबिलियन तो उसके सेंटर में पूरा ग्रुप आ जाएगा, यानी कि 20 एलिमेंट आ जाएंगे। समझ आ रही बात? ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी जी कैन नॉट बी, जी बाई जेड जी का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है? 25 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, और जी बाई जेड जी इज इक्वल टू 15 यानी कि साइक्लिक, तो जी एबिलियन, जी एबिलियन तो फिर इसके सेंटर में पूरे जी के एलिमेंट होंगे और जी बाई जी 1 आएगा। तो जी बाई जेड जी अगर जी एबिलियन होता है तो जी बाई जेड जी में एक ही एलिमेंट होता है, तो अगर इसमें 15 लेंगे तो जी बाई जेड जी साइक्लिक, जी बाई जेड जी साइक्लिक तो जी एबिलियन, और जी एबिलियन तो इसके सेंटर में क्या होगा? ठीक है, सेंटर में पूरा ग्रुप आएगा, तो जी बाई जेड जी का ऑर्डर 1 हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए जी बाई जेड जी का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता? 15 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 15 लिया तो सुनना, अगर जी बाई जेड जी का ऑर्डर हमने क्या लिया? 15, तो जी बाई जेड जी साइक्लिक, जी बाई जेड जी साइक्लिक तो जी एबिलियन, और जी एबिलियन तो जी बाई जेड जी का ऑर्डर तो 1 आएगा, 15 नहीं आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। जी बाई जेड जी का ऑर्डर, अगर हम देखिए, अगर जी बाई जेड जी का ऑर्डर क्या ले रहे हैं? 15 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जी नॉन एबिलियन है। जिस भी ग्रुप का ऑर्डर एक से ज्यादा आए, क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर, तो 100% जी नॉन एबिलियन होता है। अभी बताया ना, जी बाई जेड जी का ऑर्डर नॉन एबिलियन ग्रुप में जी बाई जेड जी का ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी बाई जेड जी कैन नेवर बी नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप, या फिर कोई भी जी अगर, क्योंकि अगर हम जी एबिलियन ले रहे हैं तो जी बाई जेड जी का ऑर्डर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो अगर जी बाई जेड जी का ऑर्डर 1 से बड़ा है तो ही वो नॉन एबिलियन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जी बाई जेड जी का ऑर्डर अगर 1 है तो जी 100% एबिलियन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और अगर जी बाई जेड जी का ऑर्डर 1 नहीं है तो जी एबिलियन नहीं होगा, ये तय है। बात समझ आ रही है? तो अगर हम जी बाई जेड जी का ऑर्डर कितना ले रहे हैं? 15, इसका मतलब जी एबिलियन नहीं है। जी बाई जेड जी का ऑर्डर 1 से बड़ा ले रहे हैं ना, तो जी एबिलियन नहीं है, नॉन एबिलियन है। लेकिन 15 होता है साइक्लिक ग्रुप ओनली, तो जी बाई जेड जी साइक्लिक, जी बाई जेड जी साइक्लिक इंप्लाइज जी इज एबिलियन, और जी तो एबिलियन आ गया, और हम तो क्या कह रहे हैं? जी तो नॉन एबिलियन है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो जी बाई जेड जी का ऑर्डर 15 नहीं हो सकता है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बाकी किसी भी क्वेश्चन ग्रुप के सेंटर में 25 एलिमेंट आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं, 15 कभी नहीं आ सकते। अगर जी का ऑर्डर 30 है, जेड जी कैन नॉट बी, तो जेड जी क्या नहीं हो सकता है? एक, तो अगर जी एबिलियन ले लूं तो जेड जी में पूरे 30 आ जाएंगे, है ना? तो जेड जी में, सॉरी, अगर 30 ऑर्डर का मैं नॉन एबिलियन ग्रुप ले लूं, है ना, D15, तो D15 के सेंटर में तो एक ही एलिमेंट होता है, तो इसका काउंटर एग्जांपल D15, मतलब इसको सपोर्ट करने वाला है। ये बोल रहा है कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है। 5 ले लूं तो 30/5 6 ऑर्डर का ग्रुप, 6 ऑर्डर का ग्रुप तो नॉन एबिलियन भी होता है ना? 15 ले लूं तो 30/15, तो 30/15 क्या आएगा? 2, 2 तो साइक्लिक, साइक्लिक तो जी एबिलियन, और जी एबिलियन तो फिर सेंटर ऑफ ग्रुप में 15 एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, पूरे 30 होंगे। तो एक तो 15 नहीं हो सकता है, 6 भी चेक कर लेते हैं 6 है कि नहीं, है ना? अगर 6 लेता हूं तो जी बाई जेड जी क्या आएगा? 30/6 यानी कि 5 साइक्लिक, जी एबिलियन, जी एबिलियन तो सेंटर में 6 नहीं होंगे, 30 होंगे पूरे। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका? बी और डी। ये मतलब कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है? 6 और 15 नहीं हो सकता है। समझ आया क्या? अगर सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट हुए, ध्यान से समझना, किसी भी ग्रुप के सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होता है तो जी नॉन एबिलियन होता है। किसी भी ग्रुप के क्वोशिएंट ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट होता है तो जी नॉन एबिलियन होता है। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी ग्रुप के सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो जी नॉन एबिलियन, ठीक है, सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो, लेकिन जी से कम है, एक से, सॉरी, जी ग्रुप से कम हो, एक से ज्यादा नहीं। अगर सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या हो? ग्रुप के ऑर्डर से कम एलिमेंट हो तो जी हमेशा क्या होता है? नॉन एबिलियन होता है। अगर क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर एक से ज्यादा हो, ठीक है, तो जी क्या होता है? नॉन एबिलियन, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप एक से ज्यादा का मतलब हुआ जी में सेंटर ऑफ ग्रुप में 30 से कम, मतलब ग्रुप के ऑर्डर से कम एलिमेंट, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या हुए? 30 से कम एलिमेंट हुए, यानी कि 6 या 5 या 15 ऐसे हुए, तो जी नॉन एबिलियन होगा। लेकिन मैं अगर 6 ले रहा हूं तो 30/6 5, जी बाई जेड जी साइक्लिक,
जी एबिलिन आ रहा है और मैं तो कह रहा हूं जी नॉन एबिलिन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन 5 लेता हूं तो 30/5 क्या आएगा 6, और 6 ऑर्डर का ग्रुप तो नॉन एबिलिन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो सकता है, लेकिन 15 हो सकता है क्या? 15 लेंगे तो 30/15 दो ऑर्डर प्राइम, प्राइम मतलब साइक्लिक, साइक्लिक तो जी एबिलिन, जी क्या आएगा एबिलिन ही। तो एबिलिन ग्रुप के सेंटर में तो 15 एलिमेंट नहीं होते हैं, 30 होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब 15 भी नहीं हो सकता है। एक सेंटर ऑफ ग्रुप में एलिमेंट हो सकता है। 30 ऑर्डर का नॉन एबिलिन ग्रुप ले लो D15, उसके सेंटर में एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ये 1 और 5 तो हो सकते हैं, लेकिन 30 ऑर्डर के ग्रुप में 6 और 15 एलिमेंट कभी भी सेंटर ऑफ ग्रुप में नहीं हो सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? G/ZG 7th का BCD बता रहे हैं, ऑनलाइन में भावेश कुमार जी बता रहे हैं BCD आंसर होगा, देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप में 20 एलिमेंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप क्या नहीं हो सकता है? अभी बताया मैंने आपको 20/4 5 प्राइम साइक्लिक एबिलियन, तो एबिलियन के तो सेंटर में 20 एलिमेंट आएंगे, 4 नहीं आ सकते। तो एक तो 4 आंसर ठीक है, 4 नहीं हो सकता, कैन नॉट भी कहा है तो 4 नहीं हो सकता है, राइट। अब अगला देखिए, क्या 1 हो सकता है? 20 ऑर्डर के ग्रुप में क्या 1 आ सकता है? हाँ आ सकता है, फाइनल। कौन सा ग्रुप लेवे हैं तो आ जाएगा? नॉन एबिलियन ग्रुप लेंगे ऐसा कोई सर हम तो आ सकता है। अब नॉन एबिलियन ग्रुप कौन सा ले सकते हैं? 20 ऑर्डर के नॉन एबिलियन ग्रुप एक तो D10 होता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पर D10 के सेंटर में तो 2 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि D10 10 एबिलियन 10 इवन नंबर है तो सेंटर में 2 एलिमेंट, और DN में n ऑड है तो एक एलिमेंट सेंटर में, DN में n इवन है तो 2 एलिमेंट सेंटर में। तो D10 के तो सेंटर में 2 एलिमेंट होते हैं, तो D10 में तो नहीं हुआ। और कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है ना 20 ऑर्डर का, तो हम क्या कर सकते हैं? D5 क्रॉस Z4 या D5 क्रॉस K4, समझ आ रही है? ऐसे नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक ऐसे ग्रुप लेके हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? नया ग्रुप आ जाएगा, समझ आ रही है? तो D5 मतलब 10 ऑर्डर का ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप क्रॉस Z4 या D5 क्रॉस ZK4, ऐसे ऐसे करके नॉन एबिलियन ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके सेंटर में एक एलिमेंट तो आ सकता है, 4 नहीं आ सकते, क्योंकि 20/4 5 5 मतलब प्राइम, प्राइम मतलब साइक्लिक, साइक्लिक तो जी एबिलियन तो सेंटर में 20 आएंगे, 4 नहीं आ सकते। तो ये क्या हो गया? नहीं हो सकता कभी भी। 10 20/10 दो प्राइम, प्राइम तो साइक्लिक, साइक्लिक तो जी एबिलियन तो सेंटर में 20 आएंगे, 10 नहीं आ सकते हैं। 5 5 चौक 20, तो 5 20/5 तो क्या आएगा? 4, ठीक है, समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ? 20/5 तो 4 आ रहा है, और 4 ऑर्डर का ग्रुप, तो इसका मतलब क्वेश्चन ग्रुप सिर्फ 4 ऑर्डर का तो एबिलियन हो सकता है, साइक्लिक तो जरूरी नहीं है, समझ आ रही है? तो 4 ऑर्डर का ग्रुप तो हमने आपको कहा ना कि ऐसा K4 के आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 100% जो है सेंटर ऑफ ग्रुप में 5 एलिमेंट आ सकते हैं, ऊपर ही सवाल लिख रखा है देखो, K4 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, बात समझ आ रही है? तो हम ऐसा ग्रुप ले सकते हैं जिसका क्वोशंट ग्रुप K4 के आइसोमॉर्फिक आता हो, तो ये हो सकता है। 4 और 10 नहीं हो सकते हैं, बात समझ आ रही है? तो 7th का आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 7th का D नहीं होगा, ये समझ आया? और हर एक क्वेश्चन किससे किया? G/ZG इज साइक्लिक इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय G इज एबिलियन। G/ZG अगर साइक्लिक है तो G एबिलियन होता है, लेकिन क्वेश्चन सोचने लायक है। यूनिक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी लग रही है, आपको क्रॉस जाना है, उल्टा पुल्टा चेक करना है और ऐसे करना है, ठीक है, बात समझ आ रही कि ना रही है? आपको कभी कभार तो G/ZG साइक्लिक G एबिलियन ऐसा नहीं देखे, कभी कभार क्या करना है? G एबिलियन तो उल्टा करना है, कभी इधर देखना है, कभी सेंट्रल गुरु को मान लेना है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन लाना है, ऐसा करते हुए सवाल करना है। तो बात समझ आ रही है? ये थे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, अब ये आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। चलिए 15 ऑर्डर तक के लिख रखे हैं, हे प्रभु 20 तक लिख रखे हैं, 23 25 30 तक लिख रखे हैं।
अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। 30 ऑर्डर तक के एबिलियन ग्रुप, नॉन एबिलियन ग्रुप कौन कौन से क्या क्या होते हैं, तो ये कभी बता दिया होगा, मूड हो गया होगा। तो आपको जो है 30 ऑर्डर तक के अप टू आइसोमॉर्फिज्म यह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि 30 ऑर्डर तक में किस ऑर्डर के कितने कितने कौन कौन से कैसे कैसे ग्रुप होते हैं, एबिलियन कौन कौन से होते हैं, नॉन एबिलियन। ये देखिए 20 ऑर्डर के 5 ग्रुप होते हैं धरती पे, है ना। कौन सा, एक तो Z20, एक Z10 क्रॉस Z2 और एक D10, एक DIC20 और एक GA15। सर ये क्या है, ये 3 अलग अलग शक्ल के नॉन एबिलियन ग्रुप हैं, ठीक है। अजीबोगरीब इनके नाम है अलग से, पर ये हम चाहें तो D5 क्रॉस, मैंने आपको बताया ना भी D5 क्रॉस Z4 और D5 क्रॉस K4 उनको लेकर बना सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं है, तो इनको D5 क्रॉस Z4 और D5 क्रॉस K4 ऐसा करके बना सकते हैं, ये ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। कुल मिलाकर 3 नॉन एबिलियन और 2 एबिलियन ग्रुप होते हैं 20 ऑर्डर के, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। 21 ऑर्डर के 2 ग्रुप होते हैं धरती के ऊपर, एक तो एबिलियन साइक्लिक, दूसरा नॉन एबिलियन, ठीक है। 22 ऑर्डर के भी 2 होते हैं, 23 का एक ही होता है प्राइम ऑर्डर, इसलिए ऐसे करते करते 30 तक की चर्चा कर रखी है। हालांकि नंबर ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप्स, नॉन एबिलियन ग्रुप कौन कौन से, एबिलियन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं उसमें से, नॉन एबिलियन कितने होते हैं उस ऑर्डर के। एबिलियन, एबिलियन तो तुमको पता है, किससे निकाल लोगे एबिलियन ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप के पास कितने, किसी ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं, किसी भी ग्रुप के पास कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं किसी ऑर्डर के, 100 ऑर्डर के किसी ग्रुप के पास कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं, बताया था ना क्लास में। टू की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और जो पावर्स है उनका पार्टीशन P2 इंटू P2। नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 100 इज इक्वल टू P2 इंटू P2। P2 2 को किस तरीके से लिखते हैं, 2 और 1 प्लस 1, दो तरीके से, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 ही एबिलियन ग्रुप होते हैं किस ऑर्डर के, 100 ऑर्डर के। ये जो फॉर्मूला और ये जो बात लिखी है इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। फंडामेंटल तो धरती की सारी थ्योरम रट लेना, एक कागज पे लिख के नोट्स बना लेना कि ये फंडामेंटल थ्योरम है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। शुरुआत से लेकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ठीक है साहब, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर स्पेस, सभी जितनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जितनी फंडामेंटल थ्योरम्स आप लिख सकते हैं कागज पे लिख लेना। उनके ऊपर आपको, अगर आप 10 लिख रहे हो तो 2 सवाल एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 20 लिख पा रहे हो तो 4 सवाल एग्जाम में मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है, 5 ही लिख पा रहे हो तो एक तो आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, अलग से कागज पे फंडामेंटल थ्योरम सारी लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंडामेंटल क्यों कहते हैं उसको, उस पूरे टॉपिक का आधार ही वही है, पूरा टॉपिक उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। तो एबिलियन ग्रुप सारे खेल खत्म कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ने। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स, किसी फाइनाइट ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो पावर है उनके पार्टीशंस को मल्टीप्लाई कर दो। 100 ऑर्डर के, मैंने बताया ना 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 होता है। तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 100 इज इक्वल टू P2 इंटू P2। सर ये P2 मतलब क्या होता है, पार्टीशन। 2 के कितने पार्टीशन कर सकते हैं, 2 को 1 प्लस 1। 3 के कितने कर सकते हैं, 3 को ऐसा और ऐसा। 3 के 3 पार्टीशन। 4 के कितने पार्टीशन होते हैं, 5। 4 के 5 पार्टीशन होते हैं। सर कहां, या तो 4 इतने दिख रहे हैं, 5 के कितने पार्टीशन होते हैं, 7। 6 के कितने पार्टीशन होते हैं, 11। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है ना। समझ आ रही है, 1 का एक ही पार्टीशन होता है,
2 के, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के, ये याद रख लेना, बस खेल खत्म। और निकालते कैसे? ऐसे 5 के भी लिखोगे तो 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1 और 1 + 1 + 1, ऐसा करके 7 बनते हैं। और ऐसे ही 6 के 11 पार्टीशन बनते हैं। तो यहां पर क्या है? P2 × P2 दैट इज 2 × 2, राइट? बात समझ आ रही है? कई बार बता चुका हूं क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट जो है ग्रुप, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप भी पता है आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होती है? अरे गधों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होती है? कि कोई अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उस साइक्लिक ग्रुप के जितने भी डिवीजर होंगे उस ऑर्डर का उसके पास एक एक यूनिक सब ग्रुप होगा, और उस सब ग्रुप किससे जनरेट होगा? a⁴n/k से जनरेट होगा, where k divides n, where n is the order of the group G। ठीक है? If G is equal to a cyclic group generated by A of order n and k divides n, then G has a unique subgroup of order k generated by a⁴n/k। This is fundamental theorem of cyclic group। ठीक है? और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप बहुत काम आती है। ठीक है? nth रूट ऑफ यूनिटी वाले सारे ग्रुप, Zn वाले सारे ग्रुप, और उनके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप के ऊपर लगभग सवाल तय होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लगभग फिक्स है। इस ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप, डायरेक्ट नहीं पूछे तो इनडायरेक्ट आपको आइडिया लगाना ही पड़ेगा कि इसके एबिलियन ग्रुप तो इतने होते ही है, उसके बिना जीवन बीतेगा ही नहीं। 20 ऑर्डर के बारे में कुछ पूछ लिया और आपको किसके एबिलियन कितने होते हैं, तो इसके एबिलियन तो इतने इतने होते हैं। 20 ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं धरती पे? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, तो P2 × P1, तो 2 × 1 दैट इज 2, दो ही होते हैं, Z20 और Z2 × Z10। समझ आ रही है? Z100 के कितने होते हैं? Z50 × Z2, फिर Z10 × Z10, फिर Z20 × Z5। ठीक है? और उनका तो GCD 1 होता है तो मर्ज हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना? ठीक है? Z10 × Z2 × Z5, 2 और 5 का GCD 1 होता है तो वापस 10 हो जाएगा, तो इसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? जिनका GCD 1 होता है तो वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है? और इसमें तो GCD 1 नहीं होता है। ठीक है? इसको हम Z4 × Z5 × Z5 भी लिख सकते हैं, पर Z4 और Z5 का GCD 1 होता है तो Z20 हो जाएगा। और कोई समझ आ रहा है? कोई भी लोगे, मर्जी पड़े जो, वो हर हाल में इन चारों में से किसी न किसी के आइसोमॉर्फिक ही होगा। यही तो फंडामेंटल थ्योरम है। कुछ भी ले लो, हर हाल में इन चारों के ही आइसोमॉर्फिक आएंगे। एबिलियन ग्रुप 100 ऑर्डर के, नॉन एबिलियन का कोई फॉर्मूला नहीं है ना? हो सकता तुम बना लो कोई, है ना? तो नॉन एबिलियन के लिए कोई रामबाण सूत्र नहीं है। एबिलियन ग्रुप किस ऑर्डर के कितने होते हैं धरती पे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। आनंद इसमें नहीं है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ये होता है। आनंद होता है एमएससी में इसका प्रूव आता है ना? तब मजा आता है इसका प्रूव करने में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप का, फंडामेंटल थ्योरम के प्रूव बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक बात कही है किसी ने तो इन जनरल, यानी कि अब स्कोप बहुत ज्यादा है ना, मतलब सिचुएशंस बहुत सारी बनेगी, कंडीशंस बहुत सारी बनेगी, सारे धरती के जितने ग्रुप हैं सभी की बात की जा रही है ना? तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा होता है प्रूव जनरली। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, सबके प्रूव अच्छे ही होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ जी साहब, बात समझ आ रही है? डन। तो इस प्रकार से जो है हम इसको देख सकते हैं। डन। तो ये आपके क्या हो गए, एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं वो तो आपको पता ही है किसी ऑर्डर के, लेकिन नॉन एबिलियन कितने होते हैं वो मैं आपको 30 तक लिखवा दूंगा, कुछ लिखवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है वो। हालांकि 30 तक नेट जेआरएफ तक जरूरत पड़ती है, गेट नेट आईआईटी जेम सबका बेड़ा पार हो जाएगा 30 तक याद कर लिए तो। 30 तक भी सारे नहीं, कुछ
जो इंपॉर्टेंट है कि यार इसके पता होने चाहिए, इसके पता होने चाहिए, बस सारे याद करने की जरूरत नहीं है। 15 तक IIT में भी 15 तक ही याद करवाते हैं, पर मैंने तो आप लोगों को 11 तक लिखवा रखे हैं पहले, है ना, पर फिर भी आप 30 तक चाहे तो देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? ठीक है साहब, तो इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है एक, वो आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के लिखते हैं ना, याद आ रहा है? एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 और 3, और इसको ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी होती है, वहां पर लिखवाते भी हैं, बताते भी हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट इनटू म्यूचुअली डिस्जॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप मैंने आपको भी बताया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ये रहा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, every homomorphic image is isomorphic to some quotient group. Fundamental theorem of ring morphism, every homomorphic image is isomorphic to some quotient जो है रिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर स्पेस, है ना, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट स्पेस, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, तो इफ फाई इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई है। अभी थोड़े दिन पहले ही लिखाई थी फंडामेंटल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रल जब चालू किया था तब, है ना, बताया था ना, फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन, वो फंडामेंटल थ्योरम है, उसकी जो डेफिनेशन ही है वो कि इफ फाई इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई है। बात समझ आ रही है? इसे कभी मेरे को जो है कंपटीशन बेच में जनरली टाइम मिलेगा और कहीं होगा तो मैं एक दिन लिखा के बता दूंगा सारी 20 जो है, वो 20 की 20 जो है आपको भेज देंगे। वैसे गूगल करेंगे तो ढूंढ ढूंढ के लिखनी पड़ेगी, ऐसे जनरली मिलती कम है, पर एक साथ सारी फंडामेंटल थ्योरम, है ना, उससे जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा, कंबाइंड सभी की, है ना। चलिए यस सर, सर ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? कौन किसके आइसोमॉर्फिक होगा भाई? वो जो पीछे ग्रुप थे, है ना, अप टू आइसोमॉर्फिज्म में, वो अलग अलग बताएंगे बाद में। फिलहाल ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किससे हो रहे हैं? जी बाई जेड जी से हो रहे हैं। बात समझ आ रही? और ये ठीक ठाक बेसिक है, ये कोई एडवांस लेवल नहीं है। एडवांस लेवल में तो और भी मजा आता है, ठीक है, नेट की तैयारी करते धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, यूं लगता है कि यार वास्तव में बहुत कुछ है धरती पे जो हमें सीखना बाकी है ना। यहाँ खाली हम 9वीं 10वीं में ही घूम रहे हैं और उसी में आनंद ले रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज हमने यहाँ से स्टार्ट किया आज, दिस इज फर्स्ट पेज, बहुत कुछ सीखने लायक है, और अगर सब सीख जाओ तो फिर आपको आनंद आता है, हर कंपटीशन एग्जाम देने में मजा आता है। लगता है कि यार वास्तव में, है ना, तो महारथी हो जाइए, पढ़ लीजिए, ठीक है, जो वैकेंसी आए जिस पे हाथ रख दो वो सोना हो जाना चाहिए, है ना, और वो मेहनत से होता है, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है कि जिस पे हाथ रख दिया वो सोना हो गया, है ना। जिस जॉब का एग्जाम तो वो निकाल लो, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो निकाल लोगे। चलिए, तो निकाल लोगे फिर वैल्यू भी कम हो जाएगी कि यार क्या है ना, जब तक नहीं वहां पहुंचे जब तब तक बहुत वैल्यू होती है उस चीज की, है ना, कि यार ये बहुत थर्ड ग्रेड, काश लग जाए, जब लग जाती खत्म मामला, कोई नहीं यार सेकंड ग्रेड करते हैं, फर्स्ट ग्रेड, है ना। तो वही बात है, जब तक अपने पास नहीं है तो ले लो, अपने पास क्यों नहीं है, काबिल बन जाओ। चलिए दिस इज फर्स्ट पेज, ठीक है साहब, मेहनत करते रहो, अगले 5 साल में भला हो जाएगा। तो 5 साल, मैं तो अगले साल शादी करने की सोच रहा हूं, है ना, 5 साल तो लगेंगे साहब, 5 साल तो लगने ही है। बीएड अगर पहले वैकेंसी आ गई, किस्मत से पहले भी लग सकते हैं, फर्स्ट साल में भी हो सकता है भला एक ही साल में, पर आपको ये माइंड में रखना है, तैयार रहना है, ठीक है। और ये छोटा लक्ष्य 5 साल, लक्ष्य तो वो होना चाहिए कि इस जन्म में पूरा कर लूं, है ना। लक्ष्य तो किसे कहते हैं कि कैसे भी करके इस जन्म में मेरा ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, वो लक्ष्य है। ये कोई लक्ष्य है कोई रिटर्न सेकंड ग्रेड में कोई दम नहीं है ना, ठीक है, ले लो बीच में कि यार मेरा लक्ष्य जो है वहां तक पहुंचने के लिए बीच में रोड़ा अटक रहे, रोज परेशान करते हैं लोग, क्या तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तू पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, तो बन जाओ एक सरकारी अधिकारी, है ना,
फिर घर बार वाले सब फ्री, है ना। वो सब लोग पैसे के पुजारी हैं, मतलब जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं ऐसे, उनको पैसे से लेना देना है। पैसा आपके पास आने लग गया, उनको जितना चाहिए आप देने लग गए, अब वो किसी को कोई लेना देना नहीं, है ना। फिर वो ज्यादा ही क्लोज होंगे तो वो फिर टाइम की भी डिमांड करेंगे कि आप हमें हमारा समय भी दीजिए आपका, है ना। तो थोड़ा बहुत आप दे दोगे तो समय का भी सीधा सीधा जो है पैसे से लेना देना है। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरी सिस्टर है वो इंदौर रहती है ना, शादी मतलब वहां करी है ना। अब मेरे पास अगर पैसा है तो उदयपुर से इंदौर फ्लाइट स्टार्ट हो गई तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट हो गई 1 घंटे में, 1 घंटा से ज्यादा उसको तैयार होने में लगता है। तो बाई चांस उसके घर में अगर फंक्शन भी है कोई, कि भैया अभी तक आप आए नहीं, थोड़ी देर बाद तो फंक्शन है, मैं कहूंगा तू तैयार हो, तू तैयार हो, मैं आ रहा हूं। तो वो तैयार होगी, उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसको तैयार होने में 1 घंटे ज्यादा लगता है, यहाँ तो फ्लाइट में 1 घंटा ही लग रहा है। लेकिन वो कब, जब आप आम जो है आना जाना भी किससे कर रहे हैं, फ्लाइट से, मतलब पैसा आपके आड़े नहीं आ रहा, कहीं आपको पैसा कहीं टोक नहीं रहा है, रोक नहीं रहा है, तो आप टाइम भी दे पाएंगे, मतलब कम टाइम में काम हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहीं से, मेरे पास कोई कार वार नहीं है ना, मैनेज करना मुश्किल है ना, कि ऐसा खुद, लेकिन मैं जाता आता कार से ही हूँ, क्योंकि आजकल तो गंज है, फोन किया तैयार, लेगा क्या 3,000 4,000 रुपए तो लेगा एक बार के, खेल खत्म। तो 3-4 हजार में जहां जाना है गए, जितना उसको रोकना है वो रुक जाते हैं, उनका तो काम है, ठीक है। और अपने को तो फैसिलिटी चाहिए ना, फिर मैं कार फालतू धोऊं रोज, उसके कवर ढाकूं, उसकी साफ सफाई करूं, ड्राइवर भी बनूं, चपरासी बनूं उसका पूरा सब कुछ, इससे तो बढ़िया है ना मालिक ही बनूं, और उसमें खर्चा भी कम है, तो बुद्धिमानी है। बस ये है कि उसमें दिखावा नहीं है, वो लग्जरी नहीं है। लग्जरी तो है, आप जा रहे हो ड्राइवर मिल रहा है साथ में और इवन, पर वही बात है कि आप धीरे 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 जिस चीज को, तो एक सबसे बड़ा रोड़ा जीवन में है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वो है पैसा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप सोच नहीं पाते हैं, अच्छा है ना। पैसा मतलब एक, फिर बहुत आगे बढ़ने में बहुत अच्छी सोच हो जाने के बाद तो पैसा भी धूमिल है, फिर आपको यूं लगेगा कि यार पैसे से भी कोई लेना देना नहीं है ना। कबीर, दादू दयाल, रेदास, है ना, मीरा, पैसा तो अंबार लगा हुआ है ना, पर उसको बिल्कुल जो है ठोकर मार दी, है ना। बड़े बड़े साम्राज्य के राजा हुए, तो वो जो है जाके फिर अंत में जाके, क्योंकि आखिरी लक्ष्य तो सुकून है, शांति है, प्रेम है जो फूटे, मतलब डूले आपके अंदर से प्रेम, वो जीवन है। बाकी कितने करोड़पति देखे हैं, अरबोपति हैं चिड़चिड़े, मतलब छोटा बच्चा है तो वो फिर फोन पे बैठे बैठे कुछ देख रहे हैं, छोटा बच्चा आया ना भाऊ करके डरा दिया, उसके चाटा लगा दिया, मेरे को डरा दिया, उन्हें पता नहीं चलता रहा कौन हूं। घर में ऐसा मतलब वो आते ही लगता आतंकवादी आ गए, सब घर के सिस्टमेटिक हो जाते हैं, आदमी आ गया है और खुद का जीवन कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, नियम जरूरी है जीवन के अंदर, पाबंदियां आवश्यकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप हर चीज में आप ही सही हैं, है ना। वो जो कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनयशीलता आती है, वो जो आप में, वो विनयशीलता का तात्पर्य प्रेम है अल्टीमेटली, है ना। आप में प्रेम फूटेगा, आप बोले लगेंगे लोग, है ना, कोई भी होगा। आप किसी को गलत है तो गलत कह पाओगे, चाहे प्रधानमंत्री है आपके सामने खड़ा हो, कोई वो अक्ल ही नहीं है, इसको ये कहना ही नहीं था, हमको भी पता है ये गलत है। अरे भाई क्या है तुम्हारा फर्क, तुम क्यों नहीं कह रहे हो, कहीं बुरा लग जाएगा, ये आदमी हमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हारा इससे लेना देना है, तुम्हारा इससे व्यापार करना है, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे सच्चा प्रेम है, और हम चाहते हैं कि नहीं बताएंगे तो इसका नुकसान है, इसको पता ही नहीं रहेगा कि ये चल रहा है मार्केट में, और कोई बताने वाला ही नहीं है। निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के बिना निर्मल करे सुहाए। तो वो स्वभाव निर्मल करेंगे जब अपन कुट्टी बांध बांध के निंदकों को रखेंगे घर में, है ना। तो दूसरों को रखने की बजाय आप रख तो रहे ही है, वो तो है ही कि आपकी कोई निंदा करे तो आपको खुश होना चाहिए कि यार पहला बिरला कोई मिला, इधर आप थैंक यू वेरी मच, गिफ्ट दो। 5 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती किसी ने कर दी तो उसको बुला के गिफ्ट देना है बाद में, वेरी गुड यार, क्या मतलब धन्य हो गया मैं। ऐसे तो दोस्त है ही नहीं मेरे तो कोई, सब क्या बात है, बड़ाई बहुत चल रही है आजकल, क्या बात है नोट छाप रहे हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं कहने वाला कि नहीं नहीं भाई गलत कर रहा है, तो पैसे में लग रहा है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे करीबी रिश्तेदार ऐसे होने चाहिए, आस पड़ोस के लोग जो सिर्फ आपकी वाहवाही ना करें, आपको टोकते रहे, जिससे आपके जीवन में निखार आता है।
और आपको उनसे कन्नी नहीं काट लेनी है। यहाँ तो सिस्टम उल्टा हो गया है, हल्का से मेरे खिलाफ उसने पूरा ही कर दी। कोई पीठ पीछे कर रहा हूँ, पता चल जाए तो उसके पास जाना और उसको, अरे मेरे को कान में बोल दिया करना, पीठ पीछे किसी को बोल, मेरे को भी पता चल जाए, ऐसी पीठ पीछे बोलना, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, है ना। और हर इंसान में होती है, वो धीरे धीरे उसको क्लीन करनी होती है, तभी जीवन निखरेगा। पर वो इसलिए क्या है कि आपको ऐसा लोग रखने, यहाँ तो किसी ने 1% बुराई कर दी, बस आज से लेना देना बंद। और वो तो उसने 1 की है, अब 6, वो भी ऐसे ही है। 10-50, मतलब एक तो छोड़ो, उसकी नहीं होगी जो ही निकाल निकाल के उसके प्रति मन में इतना द्वेष, इतना जो है विकार भरा है कि जिसकी हद नहीं। प्रेम तो बहुत दूर की बात रही, है ना। प्रेम तो संतों ने किया है, तो वो संत बनना बहुत मुश्किल है। वही जीवन का लक्ष्य है कि आप अल्टीमेटली इतना प्रेम बरसाएं कि पूरी दुनिया जो है, पूरा समाज आह्लादित हो उठे उससे, है ना। किया है संतों ने। लोग बड़े बड़े जो हैं राजा महाराजा, है ना, जागीरें देने को तैयार हो गए, है ना। तुलसीदास जी को बुलाया था अकबर ने, है ना, कि आ जाओ भाई हमारी सभा में, है ना, तुलसीदास जी को। तो उन्होंने ठुकरा दिया कि वो राम का दास बन गया, क्या इस इंसान का दास, व्यक्ति का दास क्या बनूंगा। ठीक है, चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। सुदीप सर भी आएंगे, मैं भी सर ही हूँ।